हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई आप सारे लोग। तो आज हमारी कांस्टेबल की पहली क्लास है जहाँ पे हम समझेंगे कि हमारे कांस्टेबल में क्या क्या आने वाला है पॉलिटी को लेके, और हम किस तरीके से उसे पढ़ेंगे और किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो सब देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले क्लास में हम ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की। इससे पहले जब मोनार्की रूल किया करती थी उस टाइम पे और अभी जब हमारे देश में संविधान है तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या संविधान हमें देता है, वो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। सारे बच्चे क्लास में आ जाओ और सारे बच्चे आके एक बार क्लियर करो कि आपको मैं सुनाई दिखाई अच्छे से दे रही हूँ या नहीं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं कि संविधान की ज़रूरत क्या पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। मान लो अभी आप देखो, जब आप रोड पे चलते हो तो ट्रैफिक कानून होते हैं ना, ट्रैफिक रूल्स होते हैं कि आप इस तरीके से नहीं चल सकते हो, आपको ऐसे चलना है, आपको हेलमेट लगाना है। तो क्या है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है। मतलब ये कि आपको रोड पे चलना है तो चलने के लिए भी क्या है, कुछ कानून बनाए गए हैं कि आप इन्हें फॉलो करोगे, है ना। तो सोचो, जब देश चलाना है तो देश को चलाने के लिए भी तो क्या जरूरी होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी होंगे ना। हाँ, कुछ कानून जरूरी होंगे जो देश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ठीक है, अब मान लो कानून ना होते और पावर किसी एक के हाथ में होती, तो कहते हैं जब एब्सोल्यूट पावर किसी एक के हाथ में होती है वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा होता है। एब्सोल्यूट पावर बहुत खतरनाक होती है किसी भी चीज के लिए और किसी भी देश के लिए। और क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का होता है वो आम जनता का होता है। मोनार्की में क्या था, मोनार्की में जो राजा था उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी, वो जो चाहता वो नियम बनाता, वो जो चाहता वो करता, क्योंकि उसके से अकाउंटेबिलिटी कोई तय नहीं थी उसकी कि वो कुछ अकाउंटेबल हो किसके लिए, आम जनता के लिए। उसकी मर्जी पे, वो खुश तो आप खुश, वो चाहेगा तो आप रहोगे, वो नहीं चाहेगा तो आप ऊपर से छोटे कर दिए गए। मतलब ये कि जब आप सिंगल इंसान के हाथ में ज़्यादा पावर हो जाती है तो वहाँ पे एब्सोल्यूट पावर होती है। फिर जब उसके पास सारी पावर होगी वो अपने हिसाब से कानून बनाएगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो आम जनता का होता है। जैसे हमने देखा मोनार्की में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया हर इंसान को सारी पावर्स बराबर दी गई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा पावर है और किसी के पास कम पावर है। सबसे सुप्रीम पावर क्या है हमारे देश में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर संविधान ना होता फॉर एग्जाम्पल और सरकार रूल कर रही होती तो सरकार जो कहती वो हमें मानना पड़ता। जैसे कि मान लो अभी आपने देखा प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे कि भाई नीट का पेपर क्यों कैंसिल हो रहा है, तो वहां पे हमने प्रोटेस्ट करने बैठ गए। ठीक है, अगर मान लो संविधान ना होता तो अगर सरकार क्या बोलती, ए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सबको हटा दो, यहाँ से हटा दो, इन्हें मार दो या फिर इन्हें जेल में डाल दो उठा के, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भाई हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है। मतलब ये हमारा अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपने हक के लिए बोलने का अधिकार है, वो हमारा राइट है और आप हमसे छीन नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में संविधान है। संविधान ने हमें क्या दिया समझ आया। अगर सोच के देखो संविधान ना होता तो क्या बच्चे प्रोटेस्ट कर पाते, क्या वो किसान आंदोलन सफल हो पाता, क्या जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया वो सरकार उनकी बात मानती। क्योंकि हमारे पास अधिकार है कि हम अपने लिए लड़ सकते हैं, हम अपने लिए आवाज उठा सकते हैं, हम अपने लिए बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है। ठीक है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो शायद हमारे पास बोलने का राइट भी नहीं था। बोलने का राइट कुछ लोगों के पास होता और जैसा राजा चाहता वैसा ही आप बोलते। समझ आया ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं, और संविधान जो है सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। जिससे क्या है, जो आम जनता है जो उस देश में रह रही है उसके राइट को बचाया जा रहा है, उसके अधिकारों को बचाया जा रहा है। अगर संविधान ना होता तो शायद जो मोनार्की में हो रहा था वही आगे चलता रहता, सब कुछ राजा की मर्जी पे होता। जैसे कि नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल, कहते हैं ना नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी है, बट आपने देखा नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो जो कहता है वही होता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट को अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगे तो वहाँ का प्रेसिडेंट एक ऑर्डर करता है कि मार दो इसे, मार दिया गया। ठीक है, तो आप समझो कि वो कंडीशन होती अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग ना होता। हमारा संविधान सबसे ऊपर है,
सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, हम किसकी बात करते हैं? संविधान। तो समझ आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान क्या है। ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे देश चलता है। समझ है? क्लियर हुआ कि देश चलाने के लिए जरूरी। अब देश संविधान बन गया। संविधान एक तरीके की बुक है जिसमें किस तरीके से सरकार रूल करेगी, किस तरीके से आम जनता के जो लोग हैं उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, किस तरीके से हर इंसान को बराबर बराबर अधिकार दिए जाएंगे। इनकी नज़रों में कोई बड़ा, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंची कास्ट का नहीं है, कोई नीची कास्ट का नहीं है, सब बराबर है। मतलब संविधान की नज़रों में हर कोई एक बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कैसे भी कलर का दिखता हो, रंग वेश सब बराबर है इनकी नज़रों में। चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे आप मेजॉरिटी में हो, संविधान की नज़रों में हर एक इंसान बराबर है। कोई यहाँ पे किसी भी तरीके की बातें नहीं की जाती हैं कि किसी के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग लॉज हैं, गरीबों के लिए अलग लॉज हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी के लिए सेम लॉज हैं, कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। ठीक है, हम सबको बोलने का अधिकार हमारे पर आर्टिकल 19 सबके लिए है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें बराबरी का राइट देता है। किससे? कास्ट, जात बात से, अमीरी गरीबी से। तो संविधान सारे नागरिकों के लिए बराबर है। एक बुक है जहाँ पे सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, किस तरीके से देश चलेगा। ठीक है, और हर नागरिकों के बराबर से यहाँ पे अधिकार दिए गए। समझ आया? ये क्यों था? क्योंकि सरकार से खतरा होता है क्योंकि सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से कानून बनाएगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जब हम पे रूल कर रहा था, सरकार तो वो भी थी, पर कानून कैसे बना रही थी? कानून अपनी मर्जी से बना रही थी, अपने सुविधा के हिसाब से उसने कानून बना दिया। हमारे देश में जो उसको लगा बनाना चाहिए उसने वो बनाया। तो क्या उसने सारे नागरिकों को एक बराबर माना था? नहीं, सरकार तो वो भी थी, सरकार तो आज भी है, बट क्या उसने हमारे लिए, मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से उसने कानून बनाए? बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज क्या कहता है कि सरकार ध्यान रखे कि एक ऊपर क्या है, उसके ऊपर संविधान है जो हर आम नागरिकों की रक्षा करता है। समझ आया? क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कुछ छोटी मोटी चीजें और देख लेते हैं। समझ आ गया? अब हमने बात कर ली है सरकार की, उससे पहले थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि जब संविधान की मांग इंडिया में कब शुरू होती है और इंडिया से पहले कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं वो कब शुरू हुआ। तो आपको याद होगा 1215 में हमने क्या देखा था। 1215 में जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, वहां पे भी इस चीजों का जिक्र करेंगे। इंग्लैंड में एक राजा था, इसका नाम क्या था? सन जॉन, है ना? सर जॉन करके एक राजा था। ठीक है, उसने क्या किया था? उसने लिखित रूप से कुछ अधिकार दिए थे। किसको? इंग्लैंड की जनता को। क्या किए थे? 15 में लिखित रूप से कुछ राइट दिए थे, कुछ अधिकार दिए थे इंग्लैंड की जनता को। ठीक है, फिर आपको पता है, आप सब जानते हैं, यूएसए पहली कंट्री थी जहां पे लिखित संविधान आया। तो हमने क्या देखा? यूएसए पहली कंट्री थी जहां पे लिखित संविधान आया। पहली बार सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई, तो उसे क्या बोलते हैं? लिखित संविधान। सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था? यूएसए का। कोई बताएगा मुझे यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बना कब था? 1787 में, बट लागू कब हुआ? 1789 में। कब लागू हुआ? 1789 में। तो हमने क्या बोला? यूएसए पहला देश था पूरे विश्व में जहां पे लिखित कॉन्स्टिट्यूशन आया। कौन से ईयर में? 1789 में। ठीक है, इससे पहले आप देखो तो हम जब बात करते हैं फ्रांस की क्रांति पे, तो उस टाइम पे भी हम ऐसी बातें वहां की क्रांति में देखते हैं, बट लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का आया? वो सबसे पहले यूएसए का आया। अब अगर हम बात करें इंडिया में, जब हम पे ब्रिटेन रूल कर रही थी, तो जब हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग बाहर गए, इंग्लैंड में गए या ऑस्ट्रेलिया गए, तो उन्हें लगा कि इंग्लैंड का रूल यहाँ पे कुछ और है और हमारे इंडिया में जो रूल है वो अलग है। तो इंडिया में भी लगा कि अब हमें कुछ अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए और अब हमारे हिसाब से भी कानून बनने चाहिए। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, कहते हैं ना, अंग्रेज रेलवे लेके आए, किसके लिए लाए? अपनी सुविधा के लिए लेके आए। माना फिर वो हमारे लिए काम आई, बट किसके लिए लाए थे? अपने लिए। तो अंग्रेज जो कानून बना रहे थे इंडिया में रह के, वो अपनी सुविधा के लिए बना रहे थे।
ठीक है, जितने भी कानून बनाए उन्होंने वो अपनी सुविधा को देखते हुए कानून बनाए। तो अब इंडिया में भी शुरू हो गई किसकी मांग कि हमारे पास भी हमारे लिए कुछ कानून होने चाहिए, हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए वहां कहाँ पे जहां पे कानून बनाए जा रहे हैं। तो आपको याद होगा 1895 में पहली बार एक स्वराज बिल लाया जाता है, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक स्वराज बिल आता है। हमने क्या देखा, यहाँ पे स्वराज बिल आया, पहली बार बोला। स्वराज होता है कि आप हेड ऑफ स्टेट रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो रूल जो कानून बनेंगे उसमें हमारा रोल होना चाहिए, पार्टिसिपेशन हमारा होना चाहिए। तो पहली बार 1895 में स्वराज करके एक बिल आता है। लेके कौन आते हैं? बाल गंगाधर तिलक। आप पढ़ते हो हिस्ट्री में, और आपको ये भी याद होगा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल मूवमेंट भी शुरू किया था। इसके बाद आप देखो 1906 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। हमने क्या देखा, 1906 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। और ये होता कहाँ है अधिवेशन? ये होता है कलकत्ता में। और पहली बार किसी कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की बात की जाती है। वो अधिवेशन कौन सा था? 1906 का अधिवेशन। या फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे किसकी बात की गई? यहाँ पे स्वराज की बात की गई। किसकी बात की गई? स्वराज की बात। आप देख रहे हो, ये हमने डिमांड करनी शुरू कर दी। हमने क्या करी? हमने मांग करनी शुरू कर दी कि हमें भी हमारे अधिकार चाहिए। जो कानून बना रहे हो आप, उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। हम अपने देश के नागरिकों के लिए कानून बनाएंगे क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश के नागरिकों को क्या चाहिए, क्योंकि जो कानून बनाए जा रहे हैं वो अंग्रेज अपनी सुविधा के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? एक स्वराज बिल पास किया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? एक स्वराज बिल पास होता है 1895 में। फिर 1906 में सबसे पहली बार कलकत्ता सेशन में किसने बोला? स्वराज जो था शब्द का इस्तेमाल किया गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया। दादा भाई नौरोजी कौन है? आप सबको पता है इनके बारे में। ठीक है, आप जानते हो ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं हम इन्हें। दूसरी बात देखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ते भी हो, जो स्वराज शब्द था किसने दिया था? दयानंद सरस्वती का नाम भी आप याद रखना वहां से। ठीक है, बट आप ये चीज आप समझो। इसके बाद आपको पता है क्या होता है? इसके बाद दोबारा से हमारी जो मांग है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कुछ मांग आप देखो 1909 वाला एक्ट हो या फिर 1919 का एक्ट, जब गांधी जी भी आ जाते हैं आप देखो इंडिया में, तो जो 1919 का एक्ट होता है उसमें बोला गया था कि हमारे नियमों, हमारे जो डिमांड्स है उनको ध्यान रखा जाएगा। बट अंग्रेज तो अंग्रेज होते हैं, ऐसा नहीं किया, है ना। फिर 1935 का एक्ट आया। उसके बाद आप देखो फिर उसके बाद अगस्त ऑफर आता है, आप देखो फिर क्रिप्स मिशन आता है, और फिर फाइनली क्या होता है? आप देखो 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है। इस कैबिनेट मिशन ने इंडिया में जब आया तो इसने बोला कि भाई अब इंडिया के लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। उससे पहले आप एक चीज और देखो, इसके बाद देखो, आपको पता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखवा देती हूँ, आपने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा कि आप देखो यहाँ साइमन कमीशन आता है। चलो समझ लो थोड़ा सा, साइमन कमीशन इंडिया में आता है। साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आता है? कि जो 1919 का एक्ट था उसमें बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए 10 साल के बाद एक मिशन आएगा इंडिया में, जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की बात करेगा। मतलब ये किसके लिए आया था? ये आया था संवैधानिक सुधार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? संवैधानिक सुधार। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा किस चीज के लिए आ रहा था ये आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म या संवैधानिक सुधार के लिए ये इंडिया में आया। आना कब था? 10 सालों के बाद। आपको याद है जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो क्या लग रहे थे? साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए। बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में, इसी कमीशन के तहत किसी की लाठी चार्ज में किसी की डेथ हो जाती है, उनका नाम क्या है? चलो, जब ये आया, पहली बात तो ये क्यों आया, इस पे
क्यों आया था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने से। ये बात कहाँ लिखी हुई थी? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। दूसरी बात देखो, जब साइमन कमीशन 10 साल बाद आना था, बट ये वहां पे इलेक्शन होने थे ब्रिटेन में पहले, तो साइमन कमीशन 2 साल पहले बनने की बात करती है, 27 में बन गया, और साइमन कमीशन 28 में इंडिया आ गया। जब इंडिया आया तो पहली बात है साइमन कमीशन में, जो किसके लिए आया है? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए। किसके? इंडिया के रिफॉर्म करने के लिए, और इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। आप देखो, आप हमारी डिमांड के लिए, आप हमारे लिए कानून बनाने आए हो और आपने हमें ही शामिल नहीं कराया। सोच के देखो, आपने, जब आपको पता ही नहीं है इंडिया क्या चाह रहे हैं, इंडिया के लोग क्या चाह रहे हैं, और आपने किसी को शामिल नहीं किया। समझ रहे हो ना? इसके बाद आप देख रहे हो क्या हुआ? 1919 में बोला गया था और फिर बोला साइमन कमीशन इंडिया में आता, और यहाँ पे कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे और हमने इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया, हम नहीं मान रहे। अब इन्हें गुस्सा आ गया। अब भाई गुस्सा तो आएगा भाई, इतनी दूर से आए हैं आपके वहाँ सुधार करने के लिए, और आप बार बार ये कहे जा रहे हो साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे हो, तो फिर क्या होगा? ये तो आपकी बात मानेंगे नहीं। इन्होंने हमें चैलेंज करा, कहते हैं चलो चैलेंज करके देखते हैं। उन्होंने चैलेंज किया और बोला कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप बना के दिखा दो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन, आप अपने लिए बताओ कि आपकी क्या क्या डिमांड है, आप बना के दिखाओ, आप करके दिखाओ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। तो भाई जब कोई हमें चैलेंज देता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना जी। एक्सेप्ट किया गया चैलेंज किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो आप देखो, इसके बाद 1928 में ही चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, हम बनाएंगे, हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की बातें, और हम बनाएंगे एक रिफॉर्म्स की डिमांड। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद ही हम देखते हैं यहाँ पे क्या एक बनाया गया, और इसके बाद क्या आती है? नेहरू रिपोर्ट आती है। अब नेहरू रिपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी। नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पे किसकी बात की गई? यहाँ पे बात की जाती है स्वराज की। मतलब हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की। मतलब ये कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो ब्रिटेन की महारानी ही रहेंगी, बट लॉ बनाने की जो पावर होगी वो किसके पास होगी? हमारे देश के पास। जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट आज भी कौन है? वहाँ की महारानी, और अब उनके बेटे बन गए वहाँ के महाराज। तो हेड ऑफ स्टेट अभी भी महारानी और महाराज ही रहते हैं, और जो लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है? वहाँ की पार्लियामेंट के पास है ब्रिटेन में। सेम ऐसा ही मांगा गया नेहरू रिपोर्ट में कि जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो अभी भी ब्रिटिश क्राउन ही रहेंगे, बट जो लॉ बनाने की पावर है, आम जनता के कानून बनाने की पावर है, वो इंडियन के लोगों के पास होनी चाहिए, भारतीय लोगों के पास होनी चाहिए। ये बात कहाँ बोली गई? नेहरू रिपोर्ट के अंदर। अब देखो क्या होता है, जब आप मोतीलाल नेहरू, इनके बेटे का क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू जी। जब आपका बेटा ही आपके अगेंस्ट हो जाए तो क्या होता है? तो आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। ये होता ना, जब आपका बेटा अगर आपसे आगे आ जाए तो आपकी पॉलिटिक्स खत्म होनी तय थी। वही चीज़ हुआ। जिस चीज़ की बात मोतीलाल नेहरू ने बोली थी कि हमें स्वराज या डोमिनियन स्टेटस चाहिए, इस चीज़ को मना कर दिया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें चाहिए नहीं डोमिनेंट स्टेटस, अब हम अपना हक लेके रहेंगे, और हमें अब स्वराज चाहिए, और हम अपने लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, पर अब हमें इनसे पूरी तरीके से क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। ठीक है, ये आप पढ़ते हो बहुत अच्छे से हिस्ट्री में, बट अभी मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रही हूँ। फिर क्या आता है? 1929 में आपने देखा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। जब पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, स्वराज की मांग करता है यहाँ पे इंडिपेंडेंस की मांग, और ये कौन करता है? पीटी नेहरू करते हैं, मोतीलाल नेहरू जी के ही बेटे होते हैं। इसके बाद देखो 1931 में सेशन होता है। मैं आपको पूरा रिकॉल करा देती हूँ, आपने सब चीजें पढ़ रखी होंगी हिस्ट्री में। फिर आप यहीं पे देखो 1931 में एक होता है कराची अधिवेशन। इससे पहले भी हम नहीं करेंगे, बिल ऑफ राइट के बारे में बात की थी, पर आप देखो ये कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, आपको पता होगा इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं वो इनकी अध्यक्षता करते हैं। पहली बार यहाँ पे किसकी बात की जाती? पहली बार यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। मौलिक अधिकारों के लिए यहाँ पे बात की जाती है, और ये अधिकार जो थे, इसका प्रस्ताव जो बनाया था वो किसने बनाया था? इसका जो प्रपोजल बनाया था या प्रस्ताव बनाया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, वो किसने किया था? पीटी नेहरू जी ने किया था। आई थिंक समझ आया क्या हुआ? साइमन कमीशन इंडिया में आया,
क्योंकि साइमन कमीशन हमारे लिए संवैधानिक सुधार के लिए आया था, बट एक भी भारतीय शामिल नहीं थे उसमें, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। साइमन गो बैक किनारे लगते हैं, वो हमें चैलेंज करते हैं, और चैलेंज के बाद हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और एक नेहरू रिपोर्ट आती है जिसमें बोला गया कि हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बट हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1929 में पीटी नेहरू ने बोला कि अब हमें पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, अब हमें नहीं चाहिए आपका डोमिनेंट स्टेटस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखो 1931 में कराची अधिवेशन होता है, वल्लभ भाई पटेल जी उसकी अध्यक्षता करती हैं। यहाँ पीटी नेहरू ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, एक प्रस्ताव तैयार किया था, जहाँ पे बोला गया था कि मौलिक अधिकार होने चाहिए, हमारे पास कुछ राइट्स होने चाहिए, है ना, कुछ बेसिक राइट होने चाहिए। वो बात कहाँ पे की गई, वो बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या होता है, इसके बाद 1935 का एक्ट आता है, जहाँ पे तो आप सब लोग जब बोलते हो ना कि 1935 के एक्ट से हमने बहुत चीजें ली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बाद देखो क्या आता है, इसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। हमने यहाँ पे क्या देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बाद आता है ना 31 में। तो हम बोलते हैं ना कि हमने तो मैक्सिमम पोर्शन 1935 के एक्ट से ले लिया। आप देख लो कि ये लड़ाई कब से हो रही है, ये लड़ाई 1895 से हो रही है, अपने किसके लिए, अपने डिमांड्स के लिए। तो हमारी डिमांड को ध्यान में रख के ही 1935 के एक्ट में सब चीज डाली गई थी, तो ये तो हमारी डिमांड थी ना, तो अंग्रेजों ने सिर्फ लिखा ही तो था। तो अगर आप ये बोलो कि नहीं हमने सिर्फ 1935 के एक्ट से सब कुछ बोरो कर लिया है, भाई हमारी डिमांड थी इसके अंदर, इसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर लड़ रहे थे कि हमें ये चीज चाहिए, और फिर उन्होंने वो चीज दे दी, तो वो चीज तो हमारी थी ना, तो हमने ले ली, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, लड़े तो हम थे ना उसके लिए, समझ आए ना। तो जो आप कहते हो 40-50% जो हमने पोर्शन 1935 के एक्ट से लिया है, तो भाई वो हमारी डिमांड थी, हमने करी थी डिमांड, उसके लिए फ्रीडम फाइटर लड़ रहे थे 85 साल से, फिर वो हमें मिली यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारा हक था, इसलिए 1935 के एक्ट से हमने बहुत चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, समझ आया। फिर 1937 में होते हैं इलेक्शंस, है ना, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। 1937 में हुए यहाँ पे इलेक्शंस। वैसे आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन हुए, अब इलेक्शंस हुए तो क्या हुई, सरकारें बनी, है ना, कांग्रेस लड़ रही थी आपकी, और मुस्लिम लीग भी, है ना। इलेक्शन हुए और कांग्रेस सरकार आई, सरकारें बनी। अब सरकारें बनेंगी तो वो अपने हिसाब से कानून बनाएंगी। उसके बाद क्या हुआ, जब 1939 में क्या शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर क्या शुरू हुआ, हो गया आपका विश्व युद्ध शुरू 1939 में। खत्म कब होता है कोई बताएगा, 1945 में एंड हुआ। अब जब ये हुआ और इसमें इंडिया के लोगों से पूछे बिना ही इंडिया को शामिल कर दिया गया, कहाँ पे, वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से नाराज थी कांग्रेस, और जहाँ जहाँ पे जीती थी कांग्रेस, या फिर जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, सब ने, या फिर आप देखो जो आपके मिनिस्टर्स थे जो बने हुए थे पार्लियामेंट में, उन सब ने रिजाइन दे दिया, ठीक है, समझ आया क्या हो गया, रिजाइन हो गया। इसके बाद क्या आता है, अगस्त ऑफर आता है। क्या आया इसके बाद अगस्त ऑफर आया, और अगस्त ऑफर के बाद आप देखो यहाँ पे फिर क्या आता है, 1940 में एक अगस्त ऑफर आता है। अब देखो अगस्त ऑफर में क्या क्या बोला, और उसके बाद 1942 में आता है एक क्रिप्स मिशन, है ना, क्या है यहाँ पे, क्रिप्स मिशन आता है। हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे एक अगस्त ऑफर आता है 1945 में, और इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। क्या होता है, कैबिनेट मिशन। आप देखो ये तीनों चीजें क्यों जरूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका क्या रोल है वो भी देखो, और हम सारी चीजें वो भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा संविधान बना, और क्या क्या हमारे एक्ट थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, हम वो चीज़ भी बहुत अच्छे समझेंगे। आप देखो क्या अगस्त ऑफर में क्या बोला गया और क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया। जो भी अगस्त ऑफर में बोला गया उसे हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। जो 42 आया उसमें भी जो आपका ये 1942 था, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, वो चीज़ थी इन्होंने हमसे बोला कि ये हमें डोमिनेंट स्टेटस देंगे, बट कब देंगे ये पता नहीं। मतलब ये हमें संवैधानिक दर्जा देने वाले थे अंग्रेज, बट कब देंगे ये कोई डेट फिक्स नहीं थी। मतलब अभी इन्होंने सिर्फ बोल दिया कि हम आपको क्या देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस तो देंगे, बट कब देंगे ये पता नहीं था। पर कब देंगे ये पता नहीं था।
हमने आपसे बोल तो दिया हम आपको दे देंगे, बट आप कब देंगे वो डेट जो थी वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, ठीक है। इसके बाद आप देखो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिमांड की गई थी वो नहीं मानी जाती। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जो कि एक लीडरशिप के बिना चला जाता है। तो वो हिस्ट्री का पोर्शन हम नहीं पढ़ते। फिर आता है कैबिनेट मिशन। यहाँ पे 3 लोग आते हैं, कोई बताएगा यहाँ पे 3 लोग कौन होते हैं जो कैबिनेट मिशन में आते हैं? एक तो क्रिप्स होती है, दूसरा अलेक्जेंडर और तीसरा लॉरेंस। और भाई बताओ भाई, तो देख ही रही हूँ मैं। चलो बताना कमेंट में, बताना, बताओगे कमेंट में, जल्दी बताओ, मैं देख ही रही हूँ। तो यहाँ पे 3 मेंबर आए, यहाँ पे 3 मेंबर थे, ठीक है। यहाँ पे 3 मेंबर, एक तो एक क्रिप्सी होते हैं यहाँ पे, एक तो ये हो गए, दूसरे और तीसरे का नाम आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि 3 लोग कौन आए थे कैबिनेट मिशन के थ्रू इंडिया में। ये इंडिया में आते हैं और ये कहते हैं कि बनाओ भाई अपना संविधान अपने हिसाब से, ठीक है, और लो टाइम, और बनाओ संविधान, किस तरीके से संविधान काम करता है, किस तरीके से संविधान लिखा जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था बहुत लंबा चला। कितने साल लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हमारा संविधान रेडी होने में कितना टाइम लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो काफ़ी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को ध्यान रख के बनाया गया कि ऐसा ना हो किसी को कोई अलग राइट हो, किसी को कोई अलग राइट्स मिले। सबके अधिकारों को ध्यान में रख के बनाया गया है हमारा संविधान। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इससे पावर मिलती है किस क्या बनाने की, कि भाई अपनी संविधान सभा बनाओ और संविधान सभा बना के आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसके बाद बनती है हमारी संविधान सभा। और संविधान सभा जब बनी तो बताएगा वो डेट कौन सी। संविधान सभा बनती है और संविधान सभा बन जाती है तो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो परमानेंट होते हैं उनका नाम होता है राजेंद्र प्रसाद। जो होते हैं वो इस सभा के परमानेंट अध्यक्ष होते हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं वो स्टार्टिंग में इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, बट जो परमानेंट अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद मेंबर्स होते हैं। समझ आया? तो ऐसे 1946 में संविधान सभा बनी हमारी, और इसे बनाने 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लग गए। मतलब क्या? 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए हमारे संविधान को बनाने में। संविधान बन के रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को, बट इसे लागू किया गया, पूरे देश में इनएक्ट किया गया, वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? कोई बताएगा? क्योंकि आप देखो, हमने जब पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, वो मांग की थी हमने 26 जनवरी 1930 को। इसलिए हमने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, हम पूर्ण स्वराज डे मनाया था हमने 26 जनवरी 1930 को, इसलिए हमने इस दिन को ना लागू करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे देश में हमने इस दिन को लागू कर दिया। 1946 में जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है, उसके बाद संविधान सभा बनता है। और संविधान सभा में कौन कौन से मेंबर होते हैं और कौन सी मेंबर्स को कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं, कौन कौन सी कमेटीज बनती हैं, और किस कमेटी की वजह से अलग अलग कमेटीज का रोल होता है, और किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होता है। पहले मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब अभी तक, अच्छा लाइट का कुछ इशू हो गया था, बट देख लो, जब हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मेंबर आते हैं। कौन से? देख लो यहाँ पे, हम यहाँ पे 3 मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। पहला नाम मैं ऐसे लिख देती हूँ, पहले है स्क्रिप्स, पहला हो गया नाम, दूसरा लॉरेंस, और तीसरा का नाम लिख दो अलेक्जेंडर। तो तीनों के नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर, है ना। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखना है। ये तीनों थे जो यहाँ पे क्रिप्स मिशन के थ्रू इंडिया में आते हैं। फिर संविधान सभा बनती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो जाती है, जो हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ये देखते हैं कि और ऐसा क्या था जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे संविधान बनने में। अभी तक हमने थोड़ा सा हिस्ट्री समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है,
हमारे देश में हमारे लोगों में हमारे संविधान बनने की जो मांगे थी वो कब शुरू की जाती हैं, किसने किस तरीके से बात करी और क्या क्या सब कुछ हुआ, और फाइनली हम 1946 तक आ गए हैं। उसके बाद 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हो जाता है और संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट हो जाता है पूरे देश में और हम एक रिपब्लिक कंट्री बन जाते हैं। हमारे पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और हम बन जाते हैं एक सॉवरेन कंट्री। इंग्लैंड के लोग चले जाते हैं हमें आज़ाद करके 1947। समझ आ गया। उससे पहले हम जब देखते ये हैं, जब भाई ब्रिटेन के लोग, ये समझ आया पूरी कहानी। एक साइड में ये कहानी आप समझो 1946 के बाद कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई वो हम देखेंगे इससे अगली क्लास में। उससे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लो। देखो, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप जाके अच्छे से बैलेंस कर पाते हो पूरे तरीके के सब्जेक्ट पे कि हाँ भाई मुझे मेरा बेसिक क्लियर है और अब मैं बैलेंस कर सकता हूँ सारे सब्जेक्ट पे, है ना, अपने सब्जेक्ट पे बैलेंस कर सकता हूँ बढ़िया से सिलेबस पे, है ना। तो वो चीज़, अब ये चीज़ होगी ना। आप देखो हम यहाँ पे और दूसरे एंगल से समझते हैं, वो ये 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और आती है इंडिया में एज ए ट्रेडर। क्या करने? ट्रेड करने भाई हम इंडिया में आए। जब इंडिया में ट्रेड करने आती तो उस टाइम तो वो इंडिया में एज अ ट्रेडर कंपनी ही आती, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे ब्रिटेन का 15 साल का लाइसेंस मिला हुआ था। मतलब ये आप देखो, जो ब्रिटेन की जो थी वहाँ की महारानी जो थी, उन्होंने 15 साल का लाइसेंस दे के भेजा था। इसका मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं था सर, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, जो वहाँ के राजा थे, उनका भी हाथ ईस्ट इंडिया कंपनी पे था, तभी तो 15 साल के लाइसेंस के साथ भेजा गया। साथ में वो जो चार्टर्ड था ना 15 साल का, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो ट्रेड करेगी कहाँ पे? इंडिया में। समझ आया कि और इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर नहीं आएंगी एज अ ट्रेड करने। मतलब ये 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी और ये आई इंडिया के अंदर क्या करने? एज अ ट्रेड करने। और इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको क्या मिला हुआ था? एक लाइसेंस या चार्टर्ड लाइसेंस मिला हुआ था। कितने साल का? 15 वर्ष का। किसने दिया था? इंग्लैंड की महारानी ने। किसने दिया था? इन्हें दिया था इंग्लैंड की महारानी ने। किसने दिया था? इंग्लैंड की महारानी ने। अब देखो एक चीज और यहाँ पे हो गया। और साथ में जो ये आपका चार्टर्ड था, जो लाइसेंस था, या फिर ओनली या सिर्फ केवल किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसका मतलब ये होता है कि इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी? मोनोपोली थी। कहाँ पे? ट्रेड करने की इंडिया में। एकाधिकार था। मोनोपोली का मतलब क्या होगा? एकाधिकार। समझ आए ये वाली बात? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती एज अ ट्रेड करने, ठीक है, एज अ ट्रेडर के थ्रू वो इंडिया में ट्रेड करने आती, आ गई इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। फिर क्या हुआ? उसे 15 साल का एक लाइसेंस दिया गया ब्रिटेन की महारानी के द्वारा कि आप जाके आराम से वहाँ पे ट्रेड करो और आप ही ट्रेड करोगे। इसका हम आपको मोनोपोली देते हैं। एकाधिकार किसका होगा? वो आप ही का होगा। इंग्लैंड की तरफ से कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर एज अ ट्रेड करने नहीं आएंगी। समझ आ गया? अब ईस्ट इंडिया कंपनी करती है इंडिया में ट्रेड। अब ट्रेड होता रहा, चलता रहा भाई ट्रेड। एक बहुत बड़ा टाइम आता है, वो टाइम होता है जब, अब इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो किसका साम्राज्य था? मुगल रूल चल रहा था इंडिया के अंदर। आप देखो 1720 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मुगल्स जो होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू कर देते हैं और रीजनल पावर जो थी वो टूटने लगी और वो स्ट्रांग होने लगी। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। इसी कड़ी में आप देखो 1739 में नादिर शाह आता है। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। और जब नादिर शाह इंडिया के अंदर आता है तो उसने इस हद तक लूटा, भारत को लूटा तो लूटा। और उस टाइम पे मराठास हारे हों या फिर मुगल्स हारे हों, अंग्रेजों को एक चीज़ समझ आ गई कि सेंट्रल पावर जो है वो क्या हो चुकी है? बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। क्योंकि नादिर शाह आपके घर में आके लूट के चला जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। उसके बाद क्या होता है? 1939 में नादिर शाह का आक्रमण, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण
और फिर 1761 में पानीपत का थर्ड वॉर। अब पानीपत का तीसरा युद्ध, इन दोनों चीजों ने क्या कर दिया, इन दोनों चीजों ने ये चीज साबित कर दी कि अब सेंट्रल पावर जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं, मतलब स्ट्रांग बची ही नहीं है। अब हम अपने आप को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते। उससे बाद अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन सा, 1739 का नादिर शाह का आक्रमण होना। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब मुगल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। इसके बाद आप देखना कि होता क्या है, वो छोटी मोटी लूट पूट करना जो है वो बंगाल में शुरू कर सकते हैं। और फिर होता है 1757 में प्लासी का युद्ध। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम उतना पढ़ रहे हैं जितना हमारे पॉलिटी के लिए ज़रूरी है ना। और मैं आपको याद फिर भी दिला देती हूँ, 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। कहते हैं ये युद्ध जो था वो युद्ध था ही नहीं, क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला ना कि शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला जो थे, जो कि बंगाल के नवाब थे, उनकी एक कमांडर थे, सेना कमांडर, चीफ कमांडर, उनका नाम था मीर जाफर। वो लड़ने ही नहीं जाते हैं, वो किससे मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। हमारे देश में ना यूनिटी नहीं थी, हर किसी को पावर चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। उन्होंने बोला मीर जाफर से कि हम आपको बना देंगे बंगाल का नवाब, और वो बिक गया। ठीक है, वरना आप सोचो इतनी बड़ी कंट्री में वो कुछ लोग आके हम पे रूल करके चले गए और हम कुछ नहीं कर पाए। और जब हम जागे तो देखो हमने उन्हें भगा दिया। तो कहते हैं ना, महात्मा गांधी जी का रोल क्या होता है हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और उनके आने के बाद चीज़ें चेंज कैसे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सारे भारतीयों को जगा दिया, उनके अंदर देश प्रेम भर दिया कि ये हमारा देश है, ये मिट्टी हमारी है और इस पे हम रहने चाहिए, ये नहीं। तो ये है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। इसलिए हम हमेशा पढ़ते हैं गांधीयन एरा, जब गांधी जी इंडिया में आते हैं उसके बाद से हम क्या देखते हैं कि गांधीयन एरा शुरू हो जाता है। स्पेशली हम बात करते हैं 1919 के बाद से 1947 के पीरियड तक हम क्या बोलते हैं, एक गांधी नैरा शुरू हो जाता है। उन्होंने हम लोगों के अंदर भर दिया कि नहीं ये हमारा देश, ये हमारी मिट्टी, देश प्रेमी की भावना होती वो अंदर आ गई। जब आपके अंदर देश प्रेमी की भावना आती है ना, तो फिर तो आप दुनिया से लड़ जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ के लिए, ना मरने की टेंशन, ना जीने की टेंशन, खत्म जो कुछ है। इसलिए आप देखो हंसते हंसते का कुर्बानी दी गई, हंसते हंसते उन्होंने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि उन्हें अब अपने देश से प्रेम था। ठीक है, चाहे भगत सिंह को देख लो, सुखदेव जी को देख लो, चंद्रशेखर आजाद को देख लो, हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी। ठीक है, तो समझ आए ये चीज़। तो आप देखो जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ, आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा। ये युद्ध जो था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो होते हैं वो हार जाते हैं। ठीक है, अब अगला नवाब कौन बनता है, वो बनते हैं मीर जाफर। कौन बनेगा, मीर जाफर। अब बनाया किसने आपको, अंग्रेजों ने। तो आप उनकी क्या बन गए, आप उनकी कठपुतली बन गए। कहते हैं ना, जब आपको किसी ने बनाया तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, फिर आप क्या हो जाते हो, आप उसकी कठपुतली बन जाते हो और फिर आप उसकी तरह से काम करना शुरू कर देते हो। तो जब मीर जाफर नवाब बनता है तो उसकी तरह क्या बन जाते, कठपुतली बन जाते हैं। और जब अगर आप उनके फेवर में काम नहीं करोगे तो वो आपको क्या कर देंगे, वो आपको हटा देंगे। और जब उन्होंने आपको नवाब बनाया तो वो आपसे बहुत सारे गिफ्ट मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हरा दिया, सिराजुद्दौला चला मर गया, नवाब कौन बना, मीर जाफर। अब मीर जाफर बना है तो बनाया किसने, कंपनी ने ना, तो कंपनी बहुत सारे उपहार मांगेगी, तो इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए, है ना, किसको, कंपनी को। अब जो नवाब थे, जो बंगाल का खजाना था वो भी खत्म हो रहा था, मीर जाफर थोड़ा सा अगेंस्ट होते तो इनको बाहर निकाल दिया गया और मीर कासिम को दोबारा से नया क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया। जब मीर कासिम को नवाब बनाएगा तो मीर कासिम ने कोशिश करी कुछ चीज़ों को चेंज करने की, उन्होंने राजधानी भी चेंज करने की कोशिश की, है ना, कि हम अपनी राजधानी चेंज करते हैं तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उनका इंटरफेरेंस कम होगा और वो अच्छे से कानून कर पाएंगे, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। और 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध। क्या होता है, बक्सर का युद्ध। अब देखो ये तो चलो कह सकते हैं षड्यंत्र था, बट ये युद्ध जो था वो अंग्रेजों की जो पावर है उसको दिखाता युद्ध। और इस युद्ध ने ये तय कर दिया कि अब इंडिया पे किसका कंट्रोल होने वाला है, अब इंडिया पे अंग्रेजों का कंट्रोल होने वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हम पे क्या करेगी, अब कंट्रोल करने वाली। इसमें 3 लोगों ने मिलकर युद्ध लड़ा। कौन कौन से 3 लोग थे मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको पता है वो 3 लोग कौन थे।
शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, मीर कासिम जो कि पहले बंगाल का नवाब रह चुका था, और अवध के नवाब जिसका नाम था शुजाउद्दौला। यहाँ पे कौन थे? सिराजुद्दौला, यहाँ पे शुजाउद्दौला। इन तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और किसके अगेंस्ट में? यहाँ पे अंग्रेजों के साइड से कौन था? उनका नाम था हेक्टर मुनरो। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? शाह आलम द्वितीय, और यहाँ पे आप देख लो शुजाउद्दौला। ये कौन थे? अवध के नवाब। और ये कौन है? मुगल सम्राट। और यहाँ पे कौन आते हैं? मीर कासिम। मैंने मीर कासिम को नीचे लिखा, इसके पीछे भी कारण है। मीर कासिम के साथ कोई ट्रीटी नहीं की जाती है क्योंकि मीर कासिम कुछ भी नहीं होता। अब देखो, और यहाँ पे अंग्रेजों के साइड से कौन होता है? अंग्रेजों के साइड से होते हैं हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जीत जाता है और ये तीनों की कंबाइंड आर्मी जो होती है वो हार जाती है। मतलब कौन जीत गया? हेक्टर मुनरो जीत गया, इनकी कंबाइंड आर्मी जो थी वो हार गई। अब देखो होता क्या है, प्लासी की वॉर के टाइम पे यहाँ पे कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। मैंने बताया ना आपसे कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसके टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव था। अब जब ये बक्सर का युद्ध हुआ तो यहाँ पे देखो कौन है? हेक्टर मुनरो। अब क्या होता है, जब बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं तो दोबारा से बुलाते हैं किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। वो क्या बनाता है? वो एक ट्रीटी करता है जिसका नाम होता है इलाहाबाद की संधि। इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद ट्रीटी साइन होती है 1765 में। ट्रीटी साइन हुई, इसका नाम था इलाहाबाद की संधि। हमने यहाँ पे देखा क्या हुई? इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती। किसके बीच में? दो ट्रीटी साइन की जाती है। देखो किसके किसके बीच में? एक होती है मुगल सम्राट। अब आपको पता मुगल सम्राट कौन है यहाँ पे? शाह आलम द्वितीय। और एक कौन हो जाएंगे? एक अवध के नवाब। इन दोनों के बीच में ना ट्रीटी साइन होती है। देखो क्या किया, अब बड़े इंटेलिजेंट थे ये। इन्होंने बोला मुगल सम्राट से कि अब आप सिर्फ नाम मात्र के क्या रहेंगे? हेड रहेंगे, बाकी सारी पावर जो होगी वो हमारे पास होगी। और इनको क्या बना दिया गया? इनको एक पेंशन भोगी बना दिया गया। मतलब ये कि 26 लाख रुपए इन्हें क्या दिया जाएगा? पर ईयर पेंशन दी जाएगी। बस आप अपने भाई लाल किले में रहो, आराम से मस्ती करो, आपको 26 लाख पहुंच जाएंगे आपके अकाउंट में। ठीक है, आप आराम से मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो पहला मुगल सम्राट जो पेंशन भोगी था वो कौन थे? शाह आलम। ठीक है, अब देखो जो अवध के नवाब थे इनसे क्या बोला गया? इनसे बोला गया ये कि भाई आपने हमारे अगेंस्ट में क्या लड़ा है? युद्ध लड़ा है, और हमारा हुआ है घाटा, हमारे वेपन्स गए हैं, हमारे सिपाही मारे गए, तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? तुम भरोगे। तो इनसे क्या बोला गया? पहले तो आप मुझे कड़ा, जो कि इलाहाबाद का पोर्शन है, उसकी दीवानी राइट दो। इलाहाबाद प्लस कड़ा का जो दीवानी राइट था वो हमें दो। साथ में हमें जो पूरा एक्सपेंडिचर हुआ है इस युद्ध में वो आप दो। इसका मतलब ये थी उन्होंने अपनी मर्जी से अवध मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए नहीं दिए, उन्होंने इनसे ले लिए फिर इन्हें दिए। समझ आए? तो अब मीर कासिम का कोई मतलब नहीं, इलाहाबाद की संधि हो गई। इलाहाबाद की संधि हो गई और आप देखो 1765 के बाद 1772 तक होता क्या है? 1765 से 1772 तक क्या हुआ? साथ में मुगल सम्राट से एक चीज लिखवा ली। वो देखो चीज क्या कि भाई हम आपको 26 लाख रुपए देंगे तो कुछ उसके बदले हमें भी तो दो। इन्होंने क्या बोला? मुगल सम्राट आप क्या कर दो? आप हमें दीवानी राइट दे दो। किस चीज के भाई? दीवानी राइट। हमें दीवानी राइट दे दो। किस चीज के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। हम आपको 26 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आप हमें क्या दो बदले में? उसके बदले में आप हमें दीवानी राइट दे दो। किसका? बिहार, उड़ीसा और बंगाल का। पहले बंगाल के अंदर ही थे बट दीवानी राइट उन्होंने तीनों की ले ली। अब देखो क्या होता है इसके बाद। 1765 से 1772 तक कहानी बड़ी खतरनाक होती। यहाँ पे चलता है द्वैध शासन। मतलब ये कि यहाँ पे जो मेन कलेक्शन की पावर होती है वो किसके पास होती है? अंग्रेजों के पास। कि भाई हम कलेक्शन तो करेंगे बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसके पास होगी? गवर्नर के पास। मतलब बंगाल गवर्नर को पूरी तरीके से खत्म नहीं करना। उन्होंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको दे रहे हैं कि आप आराम से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। आम जनता की नजरों में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नवाब की। पैसा कौन ले रहा है? ये ले रहे।
इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना लूटा बंगाल को कि बंगाल में क्या आ गई, बंगाल में फेमाइन आ गई, भूखमरी। बंगाल में क्या शुरू हो गई, इसके बाद बंगाल में शुरू हो गई भूखमरी। आपको याद है 1770 का वो टाइम था जब बंगाल में इतनी भूखमरी थी कि लोग भूखे मरने लगे थे, क्योंकि इन्होंने इतना लूटा था। किसको? बंगाल के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को, बिहार के लोगों को। उसी में था उस टाइम पे कि भैया आपके पास आपकी फसल खराब हो जाए, आपकी फसल डूब जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ हमारा पैसा चाहिए। ठीक है, इतना लूटा कि बंगाल के अंदर भूखमरी आ गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने लूटा बहुत, बट उसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डेट में चली गई, मतलब डूबने वाली हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तो लोग ही हैं। ये देखो यहाँ पे ट्रीटी, ये इलाहाबाद की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो करी। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। हेक्टर मन्नो कहाँ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे डूब गई? इतना पैसा लूटा आपने बंगाल से कि बंगाल में भुखमरी आ गई, लोग भूखे मर रहे हैं और आप कंगाल हो गए। हुआ ये, इसके चक्कर में 1765 से लगा के 72 तक आते आते कंपनी कंगाल हो गई। क्या हो गई? कंपनी कंगाल हो गई। मतलब कंपनी के पास कुछ नहीं हुआ, कंपनी डूबने वाली थी, कर्जे में आ गई। इसका मतलब ये जो लूट फूट कर रही थी, चल रही थी, वो कंपनी के लोग कर रहे थे।